आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे दोस्तों, आज हम चौहान वंश की एक शाखा के रूप में जालोर के चौहानों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा जालोर के चौहान। तो इस टॉपिक से संबंधित भी हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। 2 वीडियो में इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जालोर के जो चौहान हैं उनके बारे में पहले सामान्य जानकारियां देखिए, उसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जो चौहान हैं उन्हें सोनगरा चौहान कहा जाता है। ध्यान रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, जालोर के चौहानों में केवल कानरदेव चौहान का ही अध्ययन हमें नहीं करना है। इससे पहले जो भी शासक हैं उन शासकों की जो भी उपलब्धियां हैं हमें उनका भी अध्ययन करना है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से शासक यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं घट या कौन कौन से शासकों के समय महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें, यहाँ का शासक होगा कीर्तिपाल चौहान। पहला शासक कौन होगा यहाँ का? कीर्तिपाल चौहान। उसके बाद यहाँ का शासक होगा समर सिंह। उसके बाद शासक कौन होगा यहाँ का? समर सिंह। इसके पश्चात यहाँ का शासक होगा जिसका नाम है उदय सिंह। उदय सिंह। उदय सिंह के पश्चात शासक होगा चाजिकदेव। चाजिकदेव। इसके पश्चात यहाँ का शासक होगा सामंत सिंह। इसके पश्चात सामंत सिंह। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कानड़देव चौहान का। कानड़देव चौहान। तो आपको ध्यान रखना है, केवल हमें कानड़देव चौहान का ही अध्ययन नहीं करना है। इससे पहले जो भी शासक हैं हमें उनके बारे में अध्ययन करना है। अब सबसे पहले यदि हम बात करें कीर्तिपाल चौहान की, यदि हम इसकी बात करें कीर्तिपाल चौहान, ये जो कीर्तिपाल चौहान थे, एक तो इन्होंने 1181-82 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। ये जो कीर्तिपाल चौहान था ये नाडोल है पाली, नाडोल के राजा अलहण का सबसे छोटा पुत्र था। अलहण का सबसे छोटा पुत्र था। तो ध्यान रखना है, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा 1181-82 ईस्वी में। ये जो कीर्तिपाल चौहान है नाडोल के राजा अलहण का पुत्र था। नाडोल का राजा है अलहण, अलहण का पुत्र था। ये ध्यान रखना है, अलहण चालुक्य नरेशों की सेना में भी था। चालुक्य नरेशों की सेना में शामिल था। सेना में शामिल था। इसके पश्चात मुणोत नैणसी जिसे राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है, मुणोत नैणसी ने कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान शासक कहा। ध्यान रखना है, मुणोत नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा। ध्यान रखना है, इसे क्या कहा? कीतु एक महान राजा कहा। तो कीतु एक महान राजा कहने वाले कौन है? मुणोत नैणसी जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके पश्चात देखिए, अब कीर्तिपाल चौहान के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? समर सिंह। अब हम 2 लाइनें समर सिंह के बारे में नोट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? समर सिंह की। तो समर सिंह किसका पुत्र था? कीर्तिपाल चौहान का। तो हम पहली लाइन नोट करते हैं, कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था। आपको छोटी छोटी बिंदु है लेकिन इनको आपको नोट करना है। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था। इसके पश्चात देखिए समर सिंह की यदि हम बात करें, समर सिंह ने जालोर के चारों तरफ
जालौर के चारों तरफ सुदृढ़ दीवार बनवाई, सुदृढ़ दीवार बनवाई, सुदृढ़ दीवार बनवाई, यानी जालौर दुर्ग के चारों तरफ इन्होंने सुदृढ़ दीवार बनवाई। इसी प्रकार इसने जालौर में कोष्ठागार, यानी जो दुर्ग है वहां कोष्ठागार व शस्त्रागार बनवाया, कोष्ठागार और शस्त्रागार बनवाया गया। किसके द्वारा? समर सिंह के द्वारा। इसी प्रकार समर सिंह की पुत्री का नाम था लीलावती, इसकी पुत्री का नाम है लीलावती, तो इसने पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात का शासक है जिसका नाम है भीम सेकंड। गुजरात का शासक कौन है? भीम सेकंड के साथ कर दिया, भीम सेकंड के साथ कर दिया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। यहाँ के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। और कीर्तिपाल चौहान नाडोल के राजा अल्हड़ का सबसे छोटा पुत्र था। अल्हड़ चालुक्य नरेशों की सेना में शामिल था। नैनसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा कि तू एक महान राजा। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी कौन बने? समर सिंह कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था। इसने जालौर में चारों तरफ सुदृढ़ दीवार बनवाई, कोष्ठागार, शस्त्रागार बनवाया और अपनी पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात के शासक भीम सेकंड के साथ कर दिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे उदय सिंह की। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उदय सिंह की। इसके बाद यहाँ के एक शासक, महान शासक हुए और शासक का नाम है उदय सिंह। उदय सिंह का समय है 1205 से 1257 ईस्वी। उदय सिंह का शासन काल है 1205 से 1257 ईस्वी। तो आइए उदय सिंह से संबंधित घटनाओं पर हम अध्ययन करते हैं। एक तो ये जो उदय सिंह है ये समर सिंह का पुत्र था। ये किसका पुत्र है? समर सिंह का पुत्र था। उदय सिंह किसका पुत्र है? समर सिंह का। इसने साम्राज्यवादी नीति के तहत या अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें, अभी हम बात करते हैं कहाँ का इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। देखिए, इन्होंने सांचौर, नाडोल, बाड़मेर व मेवाड़ पर अधिकार किया था। मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ तक इन्होंने अधिकार किया। इसी प्रकार गोडवाड़ क्षेत्र पर भी इसका अधिकार था, ध्यान रखना है। गोडवाड़ क्षेत्र पर अधिकार किया, गोडवाड़ क्षेत्र पर अधिकार किया। इसी प्रकार गुजरात के लवण प्रसाद को पराजित किया था, ध्यान रखना है। गुजरात के लवण प्रसाद को पराजित किया था। गुजरात के लवण प्रसाद को भी इसने पराजित किया था। तो अपन कह सकते हैं कि इनका गुजरात तक अधिकार हो गया था, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने गुजरात तक कर लिया था। तो उदय सिंह समर सिंह के पुत्र हैं, साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। और उदय सिंह के बारे में सुंधा अभिलेख एवं नैनसीरी ख्यात के माध्यम से जानकारी मिलती है। इनके बारे में जो जानकारी है वो एक तो सुंधा अभिलेख, इनके बारे में जानकारी हमें किस किस से मिलती है? सुंधा अभिलेख व नैनसी के माध्यम से, नैनसी के माध्यम से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए, इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक कौन है और क्या घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक, इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वो शासक कौन कौन से हैं
और कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। वैसे शासक तो देखिए कौन कौन से शासक आते हैं, एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे पहला शासक आएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक ये आएगा 1206 से 1210। इनका समय 1205 से 1257 है। उसके बाद यदि हम बात करें, शासक आता है आराम शाह है। यद्यपि ये 7-8 महीने शासक रहा था, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद शासक आता है यहाँ का इल्तुतमिश। इसके बाद शासक कौन आता है? इल्तुतमिश 1211 से 1236। इसके बाद शासक है यहाँ रजिया। यद्यपि इल्तुतमिश के बाद शासक बना था रुकनुद्दीन फिरोज। ये हम जब पढ़ेंगे वहां डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद जब हम जनरल चर्चा करते हैं, रजिया 1236 से 1240। इसके बाद शासक है यहाँ बहराम शाह है। बहराम शाह है 1240 से 1242। इसके बाद है मसूद शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह 1242 से 1246। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। इनका समय है 1246 से 1266। 1246 से 1266। तो ये इनके समकालीन है। वैसे समकालीन की बात करें तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है। वो जब हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार समझ लीजिए आप। अब समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, इन दोनों का उदय सिंह के साथ क्या संघर्ष हुआ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। अब इनमें एक बिंदु बनाते हैं अपन, इल्तुतमिश और उदय सिंह। उदय सिंह और इल्तुतमिश। उदय सिंह व इल्तुतमिश। तो एक तो इल्तुतमिश का अभियान होगा कहाँ? जालोर पर। एक अभियान होगा किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। दो अभियान होंगे दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा। एक अभियान है उदय सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। अब देखिए इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में 1228 ईस्वी में शासक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कहाँ आक्रमण किया? जालोर पर। इसने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर आक्रमण किया। लेकिन इल्तुतमिश जालोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। जालोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। अधिकार नहीं कर सका। यानी इल्तुतमिश ने 1228 में जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन ये जालोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों ने, लेकिन जो मुसलमान इतिहासकार हैं, मुस्लिम इतिहासकार विजय बताते हैं। किसकी विजय बताते हैं? इल्तुतमिश की विजय बताते हैं। तो इल्तुतमिश और उदय सिंह के मध्य जो संघर्ष का वर्ष है वो 1228 माना गया है। 1228 में इल्तुतमिश ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन ये जालोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। और मुस्लिम इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि इस समय इल्तुतमिश ने जालोर पर अधिकार कर लिया था। तो उदय सिंह के बारे में कुछ 5-7 लाइनें हैं। अभी हमें और अध्ययन करना है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के समय भी इसके ऊपर आक्रमण होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, उदय सिंह पर इल्तुतमिश ने 1228 में आक्रमण किया, जिसकी जानकारी ताजुल मासिर से मिलती है। जिसकी जानकारी हमें ताजुल मासिर, आपको ये भी ध्यान रखना है, उदय सिंह के आक्रमण की जानकारी, यानी इल्तुतमिश के आक्रमण की जानकारी ताजुल मासिर से मिलती है। इल्तुतमिश के आक्रमण की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक, कौन से ग्रंथ से मिलती है? जिसका नाम है ताज उल मासिर। रचना का नाम क्या है? ताज उल मासिर से मिलती है। तो इल्तुतमिश पूर्ण रूप से जालोर पर अधिकार नहीं कर सका, लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार, ध्यान रखना है, मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार उदय सिंह ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि उदय सिंह ने इल्तुतमिश को
उदय सिंह ने इल्तुतमिश को 100 ऊंट व 200 घोड़े भेंट किए। 200 घोड़े भेंट किए थे। यानी इनके अनुसार इस युद्ध में, इस अभियान में उदय सिंह पराजित हो गया था। पराजित होकर उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार है। और उदय सिंह ने इल्तुतमिश को 100 ऊंट और 200 घोड़े भेंट किए। अब उदय सिंह के ऊपर 1254 में नासिरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया था। ध्यान रखना है 1254 ईस्वी में, 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने जालोर पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन महमूद भी जालोर पर अधिकार करने में असफल रहा। नासिरुद्दीन महमूद जालोर पर अधिकार करने में असफल रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदय सिंह एक शक्तिशाली शासक था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी उदय सिंह को उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली शासक बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उदय सिंह को उत्तरी भारत का प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक बताया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उदय सिंह को उत्तरी भारत का प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक किसके द्वारा बताया गया? दशरथ शर्मा के द्वारा बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का शासक बनता है चाटजिक देव। इसके बाद शासक कौन है? चाटजिक देव। और ये जो चाटजिक देव हैं, इनका समय है 1257 से 1282 ईस्वी। इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के 2 शासक आएंगे, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो चाटजिक देव 1257 से 1282 इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक। इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वो शासक आएंगे। एक तो है नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। और एक शासक आएगा बलबन। एक शासक कौन है? बलबन का समय है 1266 से 1287। बलबन का समय क्या है? 1266 से 1287। लेकिन महमूद और बलबन ने जालोर पर आक्रमण नहीं किया। ध्यान रखना है, ये जो चाटजिक देव है, चाटजिक देव पर एक तो नासिरुद्दीन महमूद व बलबन ने आक्रमण नहीं किया। तो ध्यान रखना है, पहला शासक कौन था? कीर्तिपाल चौहान, उसके बाद समर सिंह, उसके बाद उदय सिंह, इसके बाद चाटजिक देव से संबंधित 2 लाइनें हैं। इनके समकालीन दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। लेकिन इन दोनों ने जालोर पर आक्रमण नहीं किया। इसके बाद हम बात करेंगे सामंत सिंह की। इसके बाद अगला जो शासक आएगा वो आएगा सामंत सिंह। सामंत सिंह का उत्तराधिकारी होगा कानरदेव चौहान। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब जालोर के शासक आते हैं सामंत सिंह। जालोर के शासक कौन है? सामंत सिंह। और सामंत सिंह 1282 से 1305 ईस्वी। सामंत सिंह 1282 से 1305 ईस्वी। तो ये चाटजिक देव के पुत्र थे। तो ध्यान रखना है, इनके पिता का नाम क्या था? चाटजिक देव। पिता का नाम चाटजिक देव। अब सामंत सिंह के समय दिल्ली सल्तनत में एक महान परिवर्तन हुआ। ध्यान रखना है, इनके समय में दिल्ली सल्तनत में परिवर्तन हुआ। दिल्ली सल्तनत में एक परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या है? देखिए, अगर हम उस परिवर्तन की बात करें
1290 ईस्वी की बात है। और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश, जिसका अन्य नाम है मामलूक वंश, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक, और अंतिम शासक था क्यूमर्स। अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। इस क्यूमर्स की हत्या, इसकी हत्या कौन करेंगे? जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या कौन करेगा? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ नया वंश आ जाएगा जिसका नाम है खिलजी वंश। तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी है, यानी दिल्ली सल्तनत में एक महान परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब सामंत सिंह के समकालीन 1282, ध्यान रखना है आपको, 1282 सामंत सिंह के समकालीन मुख्य रूप से, वैसे अगर हम शासकों की बात करें, समकालीन में बलबन भी आएगा, कैकुबाद भी आएगा, क्यूमर्स भी आएगा, जलालुद्दीन आएगा और अलाउद्दीन खिलजी। तो मुख्य रूप से हम बात करें इनके समकालीन शासक, समकालीन शासक। तो समकालीन शासकों में जैसे हम बात करें, मैंने बताया कि बलबन भी आएगा, कैकुबाद भी आएगा, क्यूमर्स भी आएगा, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। मुख्य रूप से हम बात करें, एक तो है आपका जलालुद्दीन खिलजी, एक शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, और दूसरा जो शासक आएगा वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शासक कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। तो जलालुद्दीन खिलजी यद्यपि वृद्ध शासक था, वो कहा भी करता था मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, अपने विद्रोहियों को भी क्षमा कर देते थे। तो जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन की प्रेरणा से, बात है 1291 ईस्वी की, 1291 ईस्वी में, क्योंकि अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। ये अपने चाचा के शासनकाल में ही देवगिरी पर अभियान करता है, देवगिरी को लूटता है, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो 1291 में अलाउद्दीन की प्रेरणा से जलालुद्दीन ने सांचौर पर आक्रमण किया। ध्यान रखना है, आक्रमण कहाँ किया था? सांचौर पर आक्रमण किया। ये लो 1291 की बात है। जलालुद्दीन ने किसकी प्रेरणा से? अलाउद्दीन खिलजी की, अपने भतीजे की प्रेरणा से सांचौर पर आक्रमण किया। लेकिन सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला के सहयोग से जलालुद्दीन को खदेड़ दिया, या जलालुद्दीन को वापस दिल्ली भेज दिया। किसके सहयोग से? सारंगदेव बाघेला के सहयोग से जलालुद्दीन खिलजी को वापस दिल्ली भेज दिया। अब देखिए, इसी समय आपको एक घटना देखने को मिलेगी 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बना 1296 में, और अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। इसीलिए सामंत सिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 1296 में ही शासन का कार्यभार अपने पुत्र कानड़देव चौहान को सौंप दिया था। ध्यान रखना है, 1296 ईस्वी में, यद्यपि कानड़देव का जो समय है वो 1305 से शुरू होगा, क्योंकि 1305 तक सामंत सिंह जीवित रहे थे, लेकिन 1296 में ही सामंत सिंह के पुत्र का नाम है कानड़देव चौहान। पुत्र कानड़देव चौहान को शासन का कार्यभार सौंप दिया था। ये आपको जरूर याद रखना है। जबकि कानड़देव चौहान का जो समय है उस समय कब शुरू होता है? 1305 से 1311 तक। तो अंतिम शासक पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है आपको। पहला शासक कौन था? कीर्तिपाल चौहान, उसके बाद समर सिंह, उसके बाद उदय सिंह, उसके बाद चार्जिक देव, और उसके बाद कौन आते हैं? सामंत सिंह। आपको ये भी ध्यान रखना है,
सामंत सिंह जब शासक था उसी समय अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान किया था। याद कीजिए, यद्यपि 1296 में ही कर्णदेव चौहान को शासन की सत्ता यानी शासन का कार्यभार सौंप दिया जाता है, फिर भी यदि हम बात करें 1298 में जो गुजरात अभियान था वो सामंत सिंह के समय हुआ था, लेकिन शासन की जो गतिविधियां थी वो किसके अधीन थी? कर्णदेव चौहान के। इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि कर्णदेव ने गुजरात जाती हुई अलाउद्दीन की सेना को रास्ता नहीं दिया था, और जब अलाउद्दीन के सैनिक धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रहे थे तो उनसे वो धन भी लूट लिया था। तो ये संघर्ष का एक कारण बनेगा जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्णदेव चौहान की। देखिए कर्णदेव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी, 1305 से 1311 ईस्वी कर्णदेव चौहान। तो पहले इनके बारे में हम जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और कर्णदेव चौहान के मध्य जो संघर्ष होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो एक तो ये सामंत सिंह का पुत्र था, सामंत सिंह का पुत्र था, जालोर का प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक, जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है कर्णदेव चौहान, जालोर का प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था, प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था। अब कर्णदेव चौहान के बारे में जानकारी के स्रोत देखिए, यानी इनके बारे में हमें जानकारी कौन कौन से स्रोतों से मिलती है। तो इनके बारे में जानकारी के स्रोत, कर्णदेव चौहान के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। एक स्रोत है कानड़दे प्रबंध, स्रोत का नाम क्या है? कानड़दे प्रबंध। और इस कानड़दे प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई? पद्मनाभ के द्वारा की गई। कानड़दे प्रबंध जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? पद्मनाभ के द्वारा। एक है नैनसीरी ख्यात, एक का नाम है नैनसीरी ख्यात, और इस नैनसीरी ख्यात की रचना किसके द्वारा की गई? मोहनोत नैनसी के द्वारा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? मोहनोत नैनसी के द्वारा। तीसरी रचना है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, और इस तारीख ए फरिश्ता की रचना किसके द्वारा की गई? फरिश्ता के द्वारा। इतिहासकार का नाम है फरिश्ता। चौथी जो रचना है वो है खज़ाइन उल फतू, खज़ाइन उल फतू, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? अमीर खुसरो के द्वारा, जिसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। इसी प्रकार जानकारी का एक अन्य स्रोत है जिसका नाम है मकराना शिलालेख, मकराना शिलालेख, मकराना शिलालेख। इसमें ध्यान रखना है आपको, इस शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख के अनुसार कानड़देव ने 1297 ईस्वी में, कानड़देव ने 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया, सेना को परास्त कर दिया था, सेना को पराजित कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है किसके अनुसार या कौन से लेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कर्णदेव चौहान ने 1297 में पराजित कर दिया था, उसका नाम है मकराना शिलालेख। और एक आता है जालोर प्रशस्ति, जैसे हम नंबर 6 की बात करें, जालोर प्रशस्ति, जालोर प्रशस्ति। तो इस जालोर प्रशस्ति से भी हमें कर्णदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। जालोर प्रशस्ति की तुलना इलाहाबाद स्तंभ लेख से की जाती है, ध्यान रखना है, जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी तुलना इलाहाबाद
स्तंभ लेख से की जाती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख से की जाती है। जिस प्रकार समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है, उसी प्रकार जालोर प्रशस्ति से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कानड़देव चौहान। तो कानड़देव चौहान सामंत सिंह का पुत्र था, ये इसके बारे में जानकारी के स्रोत है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ, नैन से विख्यात मोणोत नैनसी, तारीख फरिश्ता फरिश्ता, खजाइन उल्फतु अमीर खुसरो। मकराना के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि कानड़देव चौहान ने 1297 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया। और एक है जालोर प्रशस्ति। तो जालोर प्रशस्ति की तुलना इलाहाबाद स्तंभ लेख से की जाती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला हमारा चैप्टर होगा अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य संघर्ष के कारण। तो यहाँ हम एक बिंदु नोट करते हैं। अब इनके समकालीन शासक कौन है? समकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था, सिकंदर ए सानी कहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य संघर्ष के जो कारण है वो कारण देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद जो अभियान होंगे उनका अध्ययन करते हैं। संघर्ष के कारण, इन दोनों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे उन कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला जो कारण है, पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अगर हम साम्राज्यवादी नीति की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए साम्राज्यवादी नीति की बात करें, 1298 में कौन सा अभियान कर लिया था? गुजरात अभियान किया। इसके बाद 1301 में इन्होंने राजस्थान में कौन सा अभियान किया? रणथंबोर अभियान किया। इसी प्रकार 1303 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया है, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? खिजराबाद, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो पहला जो कारण माना जाता है वो है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। नंबर 2, अलाउद्दीन की धार्मिक कट्टरता। दूसरा जो कारण है जालोर पर वो माना जाता है अलाउद्दीन की धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता यानी जो कानड़देव चौहान है वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा जो कारण माना जाता है वो है अलाउद्दीन की धार्मिक कट्टरता। तीसरा जो कारण है, तीसरा है जालोर दुर्ग का सुदृढ़ होना, या जालोर का सुदृढ़ दुर्ग। जालोर का सुदृढ़ दुर्ग, तो इस दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करना चाहता था। चौथा जो कारण है, चौथा कारण है जालोर का मालवा व गुजरात के मार्ग पर स्थित होना। गुजरात के मार्ग पर स्थित होना, जालोर का गुजरात और मालवा के मार्ग पर स्थित होना। तो अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अधिकार करने के पश्चात इन अभियानों के दौरान निश्चिंत हो जाना चाहता था, क्योंकि 1298 में इसे रास्ता भी नहीं दिया गया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें नंबर 5, जालोर का राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाना। जालोर का एक कारण है आक्रमण का राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाना, केंद्र बन जाना। याद कीजिए, जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर राजपूतों की शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था, कानड़देव चौहान से पहले उदय सिंह के समय से ही जालोर राजपूतों की शक्ति का एक केंद्र बन चुका था। और छठा जो कारण है वो है 1298 ईस्वी के गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को
खिलजी की सेना को रास्ता नहीं दिया था। तो ये कुछ आक्रमण के कारण माने जाते हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। 1298 में गुजरात अभियान किया, इसे रास्ता नहीं दिया गया। बदले में जब सैनिक खजाने को लेकर लड़ रहे थे, धन के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे, तो कानड़देव चौहान ने अपने सहयोगी जैता देवड़ा, ध्यान रखना है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कानड़देव इसका मंत्री या सहयोगी था जिसका नाम था जैता देवड़ा। तो जैता देवड़ा के सहयोग से ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों से धन लूट लेते हैं। इन्हें 5 शिवलिंग के टुकड़े भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उस दौरान कहाँ आक्रमण किया था, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो उन्हें उस पवित्र शिवलिंग के 5 टुकड़े प्राप्त होते हैं और इन 5 टुकड़ों को 5 शिवालयों में स्थापित करवाया जाता है। 5 शिवालयों में स्थापित करवाया जाता है। इसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये इनके मध्य आक्रमण के कुछ कारण माने जाते हैं। अब सबसे पहले अभियान होगा 1305 का अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर अभियान पर भेजा। इस अभियान के दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा उसकी चर्चा करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहला अभियान होगा 1305 का अभियान। इसको समझ लीजिए आप। नंबर 1 1305 का अभियान, 1305 ईस्वी का अभियान, 1305 ईस्वी का अभियान। इस अभियान की जानकारी में हमें तारीख फरिश्ता से मिलती है। फरिश्ता के अनुसार समझ लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं है। फरिश्ता के अनुसार, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि फरिश्ता के माध्यम से भी हमें कानड़देव के बारे में जानकारी मिलती है। फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर अधिकार करने के लिए भेजा। जालोर पर अधिकार करने के लिए भेजा। ये लो, तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर अभियान अधिकार करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये जो ऐन उल मुल्क मुल्तानी था, एक तो ये धार्मिक दृष्टि से कट्टर नहीं था, यानी अलाउद्दीन की भांति कट्टर नहीं था, और ये सैनिक होने के बावजूद एक कूटनीतिज्ञ भी था। एक कूटनीतिज्ञ था। एक तो ये अलाउद्दीन की भांति धार्मिक दृष्टि से कट्टर नहीं था, यानी उससे कम कट्टर माना जाता है, और एक कूटनीतिज्ञ भी था। इसीलिए ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़देव के साथ समझौता कर लिया। ध्यान रखना है, मुल्तानी ने कानड़देव से समझौता कर लिया, कानड़देव से समझौता किया, और समझौते के तहत वह कानड़देव को दिल्ली ले गया। तो मुल्तानी कानड़देव को कहाँ ले गया? दिल्ली। कानड़देव को दिल्ली ले गया। ये लो, ये सेम वैसी ही कंडीशन है जो औरंगजेब के समय शिवाजी के साथ घटित होती है, क्योंकि शिवाजी भी औरंगजेब के समय मुगल दरबार यानी आगरा दरबार में गए थे। ध्यान रखना है, इस घटना की तुलना हम किससे कर सकते हैं? शिवाजी से कर सकते हैं, क्योंकि शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह, आमेर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह, तो शिवाजी किसके दरबार में गया था? औरंगजेब के दरबार में गए थे। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कहाँ गए थे? आगरा में गए थे। ध्यान रखना है, इसकी तुलना हम शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में जाने से कर सकते हैं। तो ये कानड़देव को दिल्ली ले गए। अब इस दौरान युद्ध नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। 1305 में आपस में कोई युद्ध नहीं हुआ, एक समझौता हुआ, और कानड़देव को कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। लेकिन कानड़देव ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। कानड़देव ने यहाँ
यानी सेम वही कंडीशन है, ध्यान रखना है। जिस प्रकार शिवाजी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया था, तो कानड़ देव ने दरबार में स्वयं को अपमानित महसूस किया, स्वयं को अपमानित महसूस किया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को यह कहते हुए सुन लिया था कि कोई भी समकालीन हिंदू शासक मेरा मुकाबला नहीं कर सकता या मेरी तुलना नहीं कर सकता। अलाउद्दीन ने कहा था कि कोई भी समकालीन हिंदू शासक मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये कानड़ देव के द्वारा सुन लिया गया, इसीलिए कानड़ देव दिल्ली छोड़कर वापस जालोर आ गए। तो कानड़ देव दिल्ली से वापस जालोर आ गए। एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, यहाँ पे समझ लीजिए। वापस कहाँ गए? जालोर। अब हमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत मिलते हैं। नोट नंबर एक तो डॉक्टर आपके दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा व गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दिल्ली कानड़ देव चौहान गए थे, कानड़ देव चौहान गए थे, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन के दरबार में कौन गए? कानड़ देव चौहान। और नंबर दो आता है मोणोत नैनसी ने क्या लिखा है कि कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को दरबार में भेजा था, अपने पुत्र वीरम देव को दरबार में भेजा था। अब इसे एक बार समझ लीजिए आप, यानी 1305 का अभियान फरिश्ता के अनुसार ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। ये जो ऐन उल मुल्क मुल्तानी है, कट्टर नहीं था, धार्मिक दृष्टि से इतना कट्टर नहीं था, ये कूटनीतिज्ञ भी था, सैनिक के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ था। इसीलिए इसने कानड़ देव से समझौता कर लिया और कानड़ देव को दिल्ली ले गया। इसकी तुलना हम शिवाजी से कर सकते हैं, क्योंकि सेम घटना घटित हुई थी। शिवाजी को 1665 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है, उस समय की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इस मिर्जा राजा शिवाजी को औरंगजेब के आगरा दरबार में लेके गए थे। अब यहाँ कानड़ देव ने अपने आप को अपमानित महसूस किया था, सेम वही कंडीशन है, शिवाजी ने भी अपने आप को दरबार में अपमानित महसूस किया था। तो एक बार कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से यह कहते हुए सुन लिया था कि समकालीन हिंदू शासक मेरे सामने टिक नहीं सकता, इसीलिए कानड़ देव दिल्ली से वापस जालोर आ गए। अब दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा तो क्या बताते हैं कि अलाउद्दीन के दरबार में कानड़ देव चौहान गए थे, जबकि मोणोत नैनसी क्या लिखते हैं कि अलाउद्दीन के दरबार में कानड़ देव चौहान ने अपने पुत्र वीरम देव चौहान को भेज दिया था। और मोणोत नैनसी ही फिरोजा व वीरम देव की प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं, प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं सामान्य, तो नैनसी के अनुसार अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा थी, अलाउद्दीन की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा वीरम देव से प्रेम करने लगी, क्योंकि नैनसी के अनुसार दरबार में कौन गए थे? कानड़ देव चौहान के पुत्र वीरम देव दरबार में गए थे। तो फिरोजा वीरम देव से प्रेम करने लगी। फिरोजा ने वीरम देव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वीरम देव ने इस बात से इनकार कर दिया और वो वापस जालोर चला गया। वीरम देव ने विवाह नहीं किया, वापस जालोर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोजा को समझाने का प्रयास किया, यानी उसे समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन फिरोजा अपनी बात पर अडिग रही कि मैं वीरम देव से ही विवाह करना चाहती हूँ। इसीलिए 1308 में अभियान होगा। इसके बाद जो अभियान होगा वो कब होगा? 1308 में। ध्यान रखना है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, आगे नोट करेंगे हम। 1308 में जो अभियान होगा उसका नेतृत्व करेगा कमालुद्दीन कुरब। उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कमालुद्दीन कुरब को। तो
तो कमालुद्दीन कुरक को जालोर अभियान पर भेजा गया, लेकिन कमालुद्दीन कुरक ने जालोर से पहले सिवाड़ा दुर्ग बाड़मेर पर आक्रमण कर दिया। कमालुद्दीन कुरक ने 1308 में जालोर से पहले आपका सिवाड़ा दुर्ग है जो बाड़मेर में है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ आक्रमण कर दिया गया। इस समय यहाँ का शासक था शीतलदेव चौहान जो कानरदेव चौहान का भतीजा था। तो कानरदेव चौहान का भतीजा कौन है? शीतलदेव चौहान। तो 1308 में जालोर से पहले उसने सिवाड़ा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, लेकिन दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि शीतलदेव चौहान का एक सेनापति था भावला। सेनापति कौन था? भावला ने दुर्ग के लालच में आकर, यानी मामकुंड तालाब था उस दुर्ग में, उसमें गोरख मिला दिया, तो दुर्ग में पानी की कमी आ जाती है। शीतलदेव को मजबूरी में दुर्ग के फाटक खोलने पड़ते हैं और 1308 में शीतलदेव लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा। उसके पश्चात फिर 1311 का अभियान होगा। 1311 से पहले भी यानी आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ लूटपाट की जाएगी। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एक वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगा, तो अगला जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1308 में जालोर पर अभियान होगा, लेकिन जालोर से पहले कहाँ अधिकार कर लेगा? सिवाड़ा पर। फिर उसके बाद भीनवाल वगैरह को लूटा जाएगा, जैन धर्म के मंदिरों को तोड़ा जाएगा। वो आगे की घटनाएं क्या क्या घटित होंगी उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।